Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about four major articles. पहला हम यूएस सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, देन इंडिया फ्रांस मरीनटाइम एंड न्यूक्लियर कॉपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्नेक बाइट से रिलेटेड इंडिया की क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, लास्ट में हम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल को समझते हैं। देखिए, सिटीजनशिप के दो तरीके होते हैं जो यूजुअली आप देखते हैं किसी भी कंट्री में, जो बाय बर्थ से डील करते हैं। एक होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो पेरेंट्स हैं, इनका एक बच्चा है, इस बच्चे का बर्थ अगर एक पर्टिकुलर देश में हुआ है तो इसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये उस देश का सिटीजन बन जाएगा। अब दूसरी चीज में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, अगर ये पेरेंट्स उस कंट्री के सिटीजन हैं तभी उस केस में यहां पर इस बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलती है। तो दैट मीन्स अभी यूएस में क्या किया गया है कि मान लीजिए अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है, या आप ऐसा मान के चलें कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नॉन रेजिडेंट हैं यूएस के, तो अब उसे बाय बर्थ यूएस का सिटीजन नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ऑर्डर आने के बाद से डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन डाल दिए, तो इससे कहीं ना कहीं हजारों इंडियंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है जो यूएस में रहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ साथ यहां पर डी डॉलराइजेशन को लेके कड़े शब्दों में ब्रिक्स कंट्री को यह समझाया गया कि भाई अगर आपने डी डॉलराइजेशन के ऊपर सोचा तो आपके ऊपर 100% टैरिफ को मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो ये दो मेजर जो डिसीजन अभी रिसेंटली लिए गए, इसके साथ साथ कुछ और शॉकिंग डिसीजन जो लिए गए हैं उसको भी हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली पेरिस एग्रीमेंट से यूएस ने विड्रॉ कर दिया है। अब विड्रॉ करने के पीछे रीजन ये दिया कि भाई चाइना जैसी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा एमिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, उसके मुकाबले में यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा आप प्रेशर डाल रहे हैं। मींस कि यहां पर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको ज्यादा कहीं ना कहीं पैसा भी पे करना पड़ रहा है और प्लस कार्बन एमिशन रिडक्शन के ऊपर फोकस भी बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि भाई ये तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी करना चाहिए, जैसे कि चाइना। तो अब चाइना क्योंकि ये नहीं कर रहा है तो हम इस वजह से पेरिस एग्रीमेंट के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, डब्ल्यूएचओ से भी यूएस ने विड्रॉ कर दिया है। अब इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि भाई चाइना बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एंड प्लस यहां पर एक प्रॉब्लम और भी देखने को मिलती है कि कोविड-19 के टाइम पे जो डब्ल्यूएचओ है इसने ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन की थी, तो इस वजह से भी हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से बाहर आ रहे हैं। इवन 2018 में ही क्योंकि बायसनेस देखने को मिली थी यूनेस्को के अंदर, तो यूएस यूनेस्को से भी बाहर आ चुका है। तो काफी सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में अब यूएस मेंबर नहीं है या अपनी मेंबरशिप कहीं ना कहीं रिड्यूस करता जा रहा है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है उसे रिड्यूस करता जा रहा है। तो ये एक बिग स्पेस देगा चाइना और ऐसे ही लाइक माइंडेड कंट्रीज को कि ये मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सके। वेयर आज जो ये टैरिफ बढ़ाने की बात हुई या बर्थ से ये जो सिटीजनशिप मिलती थी उसको खत्म करने की बात हुई, तो इससे जो टैलेंटेड पूल यानी कि जो स्किल्ड लेबर जो यूएस जाया करती थी, यूएस एक हॉटशॉट डेस्टिनेशन हुआ करती थी, वो नहीं रहेगी। इससे यूएस की लेबर फोर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझना होगा जस्ट सॉइल का कॉन्सेप्ट, जहां पर सिटीजनशिप को ग्रांट किया जाता है कि अगर वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर बॉर्न होता है तो। अब ये आपका गारंटेड है अंडर 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि भाई माइग्रेंट्स जो आते हैं यहां पे, जैसे मान लीजिए कोई H1B वीजा पे आया, तो उस पर्सन को यहां पर बाद में अल्टीमेटली सिटीजनशिप मिल जाती है जब उसका बच्चा यहां पे पैदा होता है। तो यहां पर इसका इंपैक्ट बहुत सारे जो बच्चे इलीगल माइग्रेंट्स या माइग्रेंट पेरेंट्स के थ्रू यहां पर पैदा हुए हैं उनके ऊपर पड़ेगा। एंड मोर ओवर अगर आप देखें तो 7 लाख से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस और उनकी फैमिलीज के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। वैसे इंडिया में भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका, सेम कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि इंडिया के अंदर भी डायरेक्टली ऐसे सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। यहां पर जस्ट सिनेग्युअस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह कहा जाता है कि पेरेंट्स का इंडियन होना बहुत जरूरी है, तो दैट इज देयर। अब
इसके साथ साथ इसका यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए लीगल चैलेंजेस रहेंगे, कोर्ट में कंटेस्ट करना पड़ेगा। देन यहां पर माइग्रेशन पैटर्न्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। जो फैमिलीज यहां पर माइग्रेट करती हैं उनको कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि अनसर्टेनिटी रहेगी। एंड इवन माइग्रेंट्स को लेके यूएस में और ज्यादा पोलराइजेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। अब बात की जाए जो ब्रिक्स के ऊपर 100% यहां पर टैरिफ लगाने की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीलेटरल रिलेशंस के ऊपर असर डालेगा। एंड जो ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलती थी अब वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डी ग्लोबलाइजेशन जैसे इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी आपको यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर आ चुके हैं, डब्ल्यूएचओ से, यूनेस्को से, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका असर क्या है? देखो, यूएस सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस का। अब अगर यूएस पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता तो जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हमारी कमिटमेंट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज नहीं करने देंगे, शायद हम उसको फुलफिल ना कर पाए। दूसरी बात, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लीडरशिप का एक वैक्यूम आ जाएगा। एंड मोर ओवर आपकी डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड के अंदर फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको यहां पर इस आर्टिकल में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल के बारे में, जहां पर हम इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने आपस में इंडियन ओशन रीजन के अंदर कुछ की सेक्टर्स के अंदर मरीन टाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात की है। उसके साथ साथ न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन को भी प्रमोट करने की बात की है। तो सबसे पहले किस एरिया में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखो, इंडियन ओशन में अगर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जाते हैं, वहां पर आपको पायरेसी देखने को मिलती है। आप रेड सी वाले एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर आपको टेररिस्ट अटैक्स की कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है। तो यहां पर हमारा फोकस है पायरेसी को, कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग को, इवन इलीगल फिशिंग को, और मई टाइम जो टेररिज्म है इसको खत्म करने की। अब इसके लिए आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम बेटर करेंगे। तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे उसमें से एक है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशन रीजन, जो गुड़गांव में लोकेटेड है। इसमें एक दूसरे के साथ ये बेटर वे में कॉपरेट करेंगे। इवन जो रीजनल सेंटर्स हैं जैसे जैसे सेशल्स में है और इवन माडेगास्कर में है, तो इनमें भी आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को हम प्रमोट करेंगे। अब यहां पर हम कोशिश इसमें भी है कि भी हम हाइब्रिड और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी इसमें रेगुलेट करें। एंड इवन मरीन पोल्यूशन जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं हम यहां पर डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लस साथ के साथ हमारा यहां पर फोकस है कि भाई इस एरिया में अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है उसको भी कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सके, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके इंडियन ओशन में। नाउ द थिंग इज, न्यूक्लियर जो कॉपरेशन की हम बात कर रहे थे, तो आपको याद रखना कि महाराष्ट्र में एक हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे 900 मेगावाट का विद फ्रांस कंपनी। जैतपुर में ये आपका पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, बट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट डिलेज इसकी कॉस्ट ओवररन कर रही है। तो यहां पर दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अंदर जो आपके वो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज और कंपनीज के ऊपर भी लाइबिलिटी आती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज हेजिटेंट है पार्टिसिपेट करने में। एंड मोर ओवर जो कॉस्ट ओवररन हुआ है उसको लेके भी यहां पर आगे डिस्कशन होगी। तो अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं जब जाएंगे यहां पर फ्रांस की विजिट में फेब में, क्योंकि एआई समिट में वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, तो इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन होगा कि भाई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे हम और ज्यादा बेटर वे में प्रमोट कर सके एक दूसरे के साथ। तो 2023 से ही इसके बारे में बात चल रही है, बट अब इसे और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहे हैं। एंड इवन आने वाले समय में जो बड़े बड़े रिएक्टर्स है इसकी जगह पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भी हमारा फोकस रहेगा। अब चैलेंजेस हमारे सामने ये हैं कि भाई मरीन टाइम सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत इजी नहीं होगी आपके लिए एक दूसरे के साथ शेयर करना, बिकॉज ये जो रीजनल सेंटर्स हैं, जो रियल टाइम डाटा है, इनके शेयरिंग का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें एक प्रॉब्लम रह सकती है आपको। इवन मरीन पोल्यूशन एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल कंट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सिर्फ 2 कंट्री के पार्टिसिपेशन से ये प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो सकती है। अगर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करें तो लीगल और फाइनेंशियल हर्डल्स आपकी बहुत सारी है, तो ये हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं। अब यहां पे हमें वैसे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो रीजनल सिक्योरिटी बूस्ट होती है,
इवन टेक्नोलॉजी आपस में, जैसे एआई के फ्रंट पे हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वो एक बेनिफिट देखने को मिलता है। एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के ऊपर, कोल के ऊपर, तो वो आपको क्लाइमेट में जो आपको जस्ट ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, तो वो आप इंश्योर कर पाएंगे। अब यहां पर आपको फोकस ये करना है कि जो लीगल हर्डल्स है, फाइनेंशियल हर्डल्स है विद रिगार्ड टू सिविल न्यूक्लियर जो आपके एनर्जी है, उसको आपको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। तो यहां पर आप फोकस करें उसके ऊपर, एंड प्लस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। वैसे एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स के थ्रू आप मरीन एनर्जी से मतलब मरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मरीन सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज को भी आप डिफ्यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आपको इस समिट के बारे में भी पता होना चाहिए, समिट फॉर एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको इंडिया को चेयर करेगा। ये फेब मंथ में होनी है। यहां पर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, जो सिविल सोसाइटीज है, सबको हम एक फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, सो दैट हम यहां पे गवर्नेंस को लेके कुछ चीजें प्रमोट कर सके। जैसे कैसे हम बेटर एथिकल वे में एआई को डेवलप कर सके, इसको कहीं ना कहीं हम यहां पर कंसर्न को एड्रेस करेंगे। क्या आज की डेट में हमारे ग्लोबल चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू एआई, वो हमारे को उसको टैकल करने में कैसे हेल्प कर सकता है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो या फूड सिक्योरिटी हो। इवन इंटरनेशनल कॉपरेशन एआई जैसी टेक्नोलॉजी में कैसे हम बेटर कर सकते हैं, जहां पर एक वर्ल्ड लेवल पे बेटर गवर्नेंस मॉडल को हम डेवलप कर सके। इवन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी हमारा फोकस होगा, एंड इंक्लूसिविटी के ऊपर भी हमारा इसमें फोकस होगा। विद दीज ऑब्जेक्टिव वी हैव स्टार्टेड विद दिस इनिशिएटिव। वी नॉट लाइक फ्रांस ने स्टार्ट किया, वी आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग एज अ को चेयर। तो यहां पे आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्नेक बाइट्स की। देखिए, स्नेक बाइट्स की वजह से हर साल इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो स्नेक बाइट्स हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, इसी वजह से इंडिया को वर्ल्ड स्नेक बाइट कैपिटल भी कहा जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे जो ये सांप काटते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हर जगह पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्नेक्स आपको देखने को मिलते हैं। इन टोटल जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आपको 300 से ज्यादा स्नेक्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से 60 जहरीले हैं। अब इसमें इंडियन कोबरा भी आते हैं और बहुत सारी आपकी और भी स्नेक्स आते हैं। नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हर स्नेक डिफरेंट है, उसका असर डिफरेंट है, उस पॉपुलेशन के ऊपर असर डिफरेंट है। तो यहां पर एक वन साइज फिट ऑल पॉलिसी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास हर सांप के जहर का तोड़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास तोड़ है हम उसी को यहां पर यूज कर लेते हैं, यानी एंटी वेनम जो है उसी को यूज कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इस एंटी वेनम के बनने के तरीके में ही है। एक्चुअल में एंटी वेनम को कैसे बनाया जाता है, जैसे एक हॉर्स है, हॉर्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में हम इस स्नेक वेनम को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उससे आप ये मान के चलो कि जैसे एंटीबॉडीज उस हॉर्स के अंदर डेवलप होगी, उसको हम फिल्टर आउट करते हैं और प्योरीफाई करने के बाद उसे एज अ एंटी वेनम यूज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एनिमल ट्रेसेस भी होंगे सेल्स के, तो वो ह्यूमंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। जैसे ज्यादातर ये केसेस आपको एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलेंगी, जैसे मानसून के आसपास रूरल एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा है मानसून के टाइम पे। तो कहते हैं कि भाई यहां पर अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो एंटी वेनम को स्टोर कैसे करोगे, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है आपके पास। तो कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड इवन जैसे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं। लोग अंधविश्वास में ज्यादा बिलीव करते हैं, वो झाड़ फूक वाले जो बाबा वगैरह होते हैं उनके पास जाके जहर का इलाज करवाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड इन एडिशन टू दिस आपको सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज एंटी वेनम बहुत महंगा होता है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। और जब एक देश में जहां पर 60% के आसपास पॉपुलेशन, इवन मोर देन 60% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती हो, और 45% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में हो, और 99% जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, तो उनके लिए इसको अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो वो भी आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम सिंथेटिक एंटीवेनम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां पर हम रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसकी डोजेस तैयार कर रहे हैं, और ये ज्यादा सेफ है एंड एफिशिएंट है, बिकॉज एनिमल सेल्स की इसमें प्रेजेंस नहीं होगी, कोई एनिमल प्रोटीन नहीं होगा। देन एआई डिजाइन करके भी, एआई के थ्रू भी हम डिजाइन कर रहे हैं मेडिसिन, क्या पोटेंशियल सोल्यूशन निकल सकते हैं वेनम्स के, तो उसके ऊपर भी हम एआई को यूज कर रहे हैं। देन
अगर हम बात करें तो एंटी वेनम के अंदर जोग्राफिकल वेरिएंट्स को हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इस प्रॉब्लम को, कि हर एक जोग्राफिकल एरिया में अलग टाइप का आपको सांप देखने को मिलता है, तो आप उसको भी प्रॉब्लम को खत्म कर सके। इवन रैपिड डायग्नोसिस किट को भी हम यहां पे डेवलप कर रहे हैं। अब इसके लिए कई सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे भारत सीरम, हैफकिन करके ऐसे कई सारी कंपनीज हैं। इवन जो वेनम प्रोवाइड करने का काम करती है वो आपकी इरुला एक ट्राइब है जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आती है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसमें बहुत क्रुशियल रोल अदा करती है। तो कहते हैं कि भाई इसमें अपने सामने प्रॉब्लम क्या है? चैलेंजेस ये है कि इक्विटेबल एक्सेस नहीं है, अमीर लोग इसे खरीद सकते हैं, गरीब लोग इसे नहीं खरीद सकते। मोर ओवर यहां पर कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एंड पोलीवेलेंट मतलब बहुत सारे जो लाइक सांप के ऊपर जो जहर आपका इंपैक्ट करता है, यानी उसके असर को खत्म करता है, एंटीवेनम, वो हमने डेवलप कर रखा है सिर्फ बिग 4 स्पीशीज के अगेंस्ट, बाकी के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन आपका प्रोवाइड नहीं करता है। तो अभी हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की जरूरत है, रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वेनम्स को और इफेक्टिव किया जा सके, एंड लोगों को अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी कि भाई इसका इलाज हॉस्पिटल में होता है, नीम हकीम के पास नहीं। तो यहां पर आपको यह भी समझना होगा। तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, दैट इज स्मार्ट सिटी मिशन। अब देखिए, इसको लॉन्च जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था तो हम IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इनेबल करना चाहते थे अपनी सिटीज को। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव 2015 में इस मिशन को लॉन्च किया गया, जहां पर हमारा फोकस था कि इंडियन जो अर्बन सिटीज हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को हम टेक इनेबल्ड, सस्टेनेबल और सिटीजन सेंट्रिक कर सकें। अब इसमें 100 सिटीज को हमने इन्वॉल्व किया था, जिसमें हम स्मार्ट सिटी मिशंस को डिप्लॉय करना चाहते थे, और इसके अंदर हम यूज कर रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। अब पैन सिटी के भी प्लान्स थे इसमें, एंड इवन एरिया बेस्ड रेट्रोफिटिंग वगैरह के भी हमने इसमें प्लान्स क्रिएट कर रखे थे, यानी रीडेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग और ग्रीनफील्ड, उसके अकॉर्डिंगली भी हमने इसमें प्लान किए थे। अब इसमें हर सिटी को 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और 100 करोड़ ही रुपए हर सिटी अपने आप से भी जनरेट करेगी। तो मतलब ये आपकी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, जहां पर अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट भी इक्वल अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए हर साल यहां पर प्रोवाइड कर रही थी। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों की लाइफ को और ज्यादा इजी कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके, जैसे बेसिक सर्विसेज लाइक वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट कर सके, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके एनर्जी एफिशिएंट एंड ग्रीन सॉल्यूशंस के साथ। इवन हम इकोनॉमी को यहां पर बूस्ट कर सके, इनोवेशन को प्रमोट कर सके, इन्वेस्टमेंट ला सके, एंड इवन हम लोगों के पार्टिसिपेशन को भी यहां पर प्रमोट करना चाहते थे। इन टोटल 2 लाख करोड़ की इस स्कीम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे शिमला का एग्जांपल लीजिए, शिमला में अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंडर जितनी भी हमने कमिटमेंट्स की है उसमें से 24% ही पूरी हो पाई है। फ्रीक्वेंट डिलेज एक मेजर प्रॉब्लम है इसके साथ। दूसरी प्रॉब्लम है कि लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। आपने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया, जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसका फंक्शन ही कम कर दिया यहां पे। तो मतलब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इसने साइडलाइन कर दिया अर्बन लोकल बॉडीज को। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है इसमें, वो आती है फंडिंग को लेके, बिकॉज आप अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो इनके पास हमेशा 3 प्रॉब्लम रहती है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो फंड कहां से लाएंगे? ये बॉन्ड्स वगैरह इशू करेंगे, या पीपीपी मॉडल पे वर्क करेंगे, या एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे, बट उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो दैट्स व्हाई फंडिंग की एक प्रॉब्लम है। इवन अगर आप बात करते हैं, चौथी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की आप बात कर रहे हैं, बट इसके लिए आपको सोसाइटी को प्रिपेयर तो करने की जरूरत थी, बट सोसाइटी में ना तो उस तरह का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही आपके लोगों के पास उस तरह की नॉलेज है। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन प्लानिंग बहुत हॉच-पॉच है, यहां पर टाइमलाइंस फ्रिक्वेंटली आप देखिए कि मिसमैच होती है। हमें इसको 2020 तक अचीव करना था, अब 25 तक भी इसको हमने आगे पुश कर रखा है। तो द थिंग इज, टाइमलाइन एक अनरियलिस्टिक है, एंड मोर ओवर टारगेट्स जो हैं वो भी अनरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से वो अक्सर इनकम्प्लीट ही रह जाते हैं। लास्ट में जो ट्रैफिक और अर्बन मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ये इवन इन प्रोजेक्ट्स की वजह से वर्स हो गई। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को मिलती है। अब आपको करने की क्या जरूरत है? लोकल बॉडीज को और स्ट्रेंथन करो, उनको फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज प्रोवाइड करो, सो दैट उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो।
आपको उनके रिसोर्स बेस को इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर उनके पास बजट अच्छा होगा तो डेफिनेटली यहां पर और बेटरमेंट देखने को मिल सकती है। आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए। मोर ओवर आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए एंड आप सिटीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग के ऊपर भी फोकस कीजिए कि भाई ये जो लाइक कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरह से अपने टारगेट्स को मीट कर रही है। तो ये इन टोटल आपके इस आर्टिकल में मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। आई होप आपको आज के लेक्चर के सभी टॉपिक समझ में आए हो एंड इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। धन्यवाद।